गुड आफ्टरनून। हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएनएस की क्लास। लास्ट क्लास में हमने मर्डर का टॉपिक स्टार्ट किया था, सेक्शन 101। आप देखिए, लास्ट क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था बेयर से। हमने ऑलमोस्ट उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। एक्सेप्शंस के अलावा हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। हमने अभी तक सेक्शन 100 पढ़ा है। 100 में हमें क्या दिया हुआ है? कल्पेबल होमिसाइड दिया हुआ है। और 101 में हमें क्या दिया हुआ है? मर्डर दिया हुआ है। मर्डर कुछ और नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड की ही ग्रेव फॉर्म है। यानी कि जितने भी मर्डर्स होते हैं वो ऑल आर कल्पेबल होमिसाइड। जितने भी कल्पेबल होमिसाइड है, वो मर्डर हो या ना हो, वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। हमने सबसे पहले कल्पेबल होमिसाइड में पढ़ा कि जो एक्ट है उसकी वजह से डेथ होनी चाहिए। हम सबसे पहले ऐसे ही चेक करेंगे ना कि क्या वो कल्पेबल होमिसाइड है या नहीं। अगर वो कल्पेबल होमिसाइड हुआ तब हम चेक करेंगे कि वो मर्डर के किसी ग्रेव वाले इंग्रेडिएंट में फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम एक एक्ट देखते हैं कि उस एक्ट की वजह से क्या सामने वाले की डेथ कॉज हो रही है। अगर डेथ कॉज हुई है, फिर हम देखेंगे मेंजरिया वाला पार्ट। हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या उसने जो वो एक्ट किया था उसकी विद इंटेंशन टू कॉज डेथ किया था या नहीं किया था। अगर विद इंटेंशन टू कॉज डेथ है तो इस वाले पार्ट को कल्पेबल होमिसाइड तो हो गया वो। इसको हम कंपेयर करेंगे मर्डर के 101 के ए वाले पार्ट से, और ऑलवेज वो उसमें कवर हो जाएगा क्योंकि सेम ही है। यानी कि जब हम इंटेंशन से किसी की डेथ कॉज करते हैं वो कल्पेबल होमिसाइड तो है ही है, बट वो ग्रेव फॉर्म भी है और वो मर्डर हो जाएगा। तो दोनों में क्यों दिया हुआ है हमें यहाँ पे ये कि बाई चांस अगर वो एक्सेप्शंस में कवर हो जाता है, बाय अगर सोचो वहां पे वो चीज ना लिखी होती और वो एक्सेप्शन में कवर हो जाता तो वो कल्पेबल होमिसाइड कैसे होता? उसके इंग्रेडिएंट्स ही ना फुलफिल हो पाते हमारे पास। ठीक है। फिर हमने पढ़ा इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी। डेथ की बात नहीं कर रहे, बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। लाइकली का मीनिंग क्या होता है? हाई प्रोबेबल, हाईली प्रोबेबल। अब यहाँ पे बॉडीली इंजरी की बात कर रहे हैं सिर्फ हम। हाँ, वो इंजरी की नॉलेज है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमें कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। इसको हम चेक करेंगे 101 के बी वाले पार्ट के साथ और सी वाले पार्ट के साथ। बी में क्या लिखा हुआ है हमारे पास? सेम है, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी। बस वहां पे एक चीज ऐड हो गई है, वो भी सेम है कि लाइकली टू कॉज डेथ। बट वहां पे सिर्फ इतना ऐड हो गया कि ऑफेंडर की स्पेसिफिक नॉलेज वहां पे है अबाउट दी रिगार्डिंग दी बॉडीली इंजरी। उसकी जो पर्टिकुलर डिजीज है उसके रिगार्डिंग उसको नॉलेज थी, उस करके उसने उसको वो इंजरी कॉज किया है। फिर हमने पढ़ा कि आपने इंटेंशन तो थी आपकी टू कॉज बॉडीली इंजरी विच इज नॉट लाइकली, विच इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स टू कॉज डेथ। तो सफिशिएंट जो हो गया वो लाइकली से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। लाइकली अगर हाईली प्रोबेबल था तो सफिशिएंट हो गया मोस्ट प्रोबेबल। लास्ट वाला हमने नॉलेज वाला पार्ट पढ़ा था। नॉलेज और लाइकली वहां पे चाहिए होता था हमें कल्पेबल होमिसाइड में। यहाँ पे क्या हो गया? नॉलेज और लाइकली वाला तो पार्ट आ ही रहा है, बट यहाँ पे इमिनेंटली डेंजरस एक्ट होना चाहिए जो कि ऑल प्रोबेबिलिटीज में या तो डेथ कॉज करेगा या फिर ऐसी इंजरी कॉज करेगा कि सामने वाले की डेथ लाइकली टू कॉज डेथ है। प्लस साथ में क्या चाहिए? विदाउट एक्सक्यूज, विदाउट एनी एक्सक्यूज। उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। विदाउट जस्टिफिकेशन उसने वो एक्ट किया है। अगर कोई जस्टिफिकेशन है फिर इसमें कवर नहीं होगा। ठीक है। तो अब ये जो इंग्रेडिएंट्स है एक एक करके हम बहुत डिटेल में इसको कर रहे हैं। अगली 2-3 क्लासेस इसी के ऊपर लगने वाली है। तो सबसे पहले लिखिए इसमें, हाँ वो बाद में, पहले हम इन जनरल पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शंस लास्ट में देखेंगे। इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना, इट इज ट्रूजम टू से, ट्रूजम मीन्स ट्रू, इट इज ट्रू टू से दैट। बेसिकली किसी केस की मैं आपको बता रहा हूँ, किसी जज साहब ने जो बोला है इसीलिए इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखवा रहे हैं उसको, एज इट इज टर्म्स है ना, TRUISM, टू से दैट ऑफ ऑल द क्राइम्स। कहता है इट इज ट्रू टू से दैट ऑफ ऑल द क्राइम्स इन द कैलेंडर, इन द कैलेंडर, इन द कैलेंडर मतलब जितने भी क्राइम्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, ठीक है, उन सभी क्राइम में से वो कहते हैं द क्राइम ऑफ, द क्राइम ऑफ मैनस्लॉटर, मैनस्लॉटर मतलब कल्पेबल होमिसाइड। बेसिकली ना ये एक इंग्लिश केस है तो वहाँ पे
कल्पेबल होमिसाइड अगर उसको नहीं भी यूज कर रहा है, मैन स्लॉटर यूज कर रहा है उस क्राइम के लिए, हमारे यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, कल्पेबल होमिसाइड, एक ही बात है। कल्पेबल होमिसाइड फेसेस द जज with the greatest problems, with the greatest problems, because manslaughter ranges manslaughter ranges in its gravity from the borders of murder right down to those of accidental death. एक्सीडेंटल डेथ फुल क्या लिखा है यहाँ पे, उन्होंने लिखा कि ये जो कल्पेबल होमिसाइड है, मैन स्लॉटर मीन्स की किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग। अब रोड पे एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ा दिया, वो भी तो किसी की डेथ कॉज हो रही है वहां पे, किसने किया, किसी ह्यूमन बीइंग ने किया वहां पे। तो बेसिक हालांकि वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, बट उसकी डेफिनेशन में वो कवर नहीं आ रहा है, क्योंकि इंटेंशन और नॉलेज मिसिंग होता है वहां पे। मैन स्लॉटर तो वो है ना। तो अब वो कहता है कि ये जो क्राइम है ना कल्पेबल होमिसाइड का, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन, जिसने जजेस को क्या किया, हमेशा प्रॉब्लम में रखा है। आप क्यों? क्योंकि जो ग्रेवेस्ट फॉर्म आ जाती है, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम कहते हैं कि वो मर्डर है। और जो लाइटेस्ट फॉर्म आ जाती है उसको हम कह रहे हैं कि इस तरह से एक्सीडेंटल डेथ वगैरह। तो आपको वो, अब क्या होगा, इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला तो है नहीं है ना, आपको चेक करना पड़ेगा किसमें ग्रेव है किसमें नहीं है। कल हम समझ रहे थे, आप सोचो मर्डर और कल्पेबल में ही जब हम डिफरेंस कर रहे थे, हमने देखा कि कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन रहा है। आप देखिए, जब वो हम एक क्वेश्चन कर रहे थे वो सिवियर कट वाला, उसमें कितनी कंफ्यूजन हुई क्लास में। कोई कह रहा है कि नहीं वो लाइकली हो सकता है, कोई कह रहा है नहीं हो सकता। तो आपका जो पर्सपेक्ट है, आप अपने हिसाब से ही तो उसका आंसर कर रहे हो ना, तो जजेस का भी तो अपना ही होगा, आपने ही तो कल को जाके जजेस बनना है। तो आप कुछ और जजमेंट दे रहे हो, ऊपर जाके वो जजमेंट एडीजे साहब उसको पलट रहे हैं, कुछ और जा रही है, या हाई कोर्ट में कुछ और हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ और हो रही है। क्यों? क्योंकि जज टू जज वो वेरी कर रहे हैं। जजेस को इस टॉपिक ने कंफ्यूज किया बहुत ज्यादा। लाइकली का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, आपके अकॉर्डिंगली वो लाइकली में हो सकता है, दूसरे के अकॉर्डिंगली वो नहीं हो सकता उसमें। ठीक है, फर्दर लिखिए इसमें फुल स्टॉप करके। It is never easy to strike. It is never easy to strike exactly the right point. Exactly the right point at which to pitch the sentence. फुल स्टॉप। उन्होंने बोला बिल्कुल भी इजी नहीं हो सकता, हम एग्जैक्टली उस चीज़ को उसी तरह से वो कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, पर्सन टू पर्सन वो वेरी करता जाएगा। ये वर्डिंग है लॉर्ड लेन साहब की। ठीक है, केस का नाम है आर वर्सेस वॉकर, LANE। ठीक है, वॉकर 1992, ये केस का नाम है। ना तो केस का नाम याद रखना है, ना ही ये वर्डिंग याद रख, मतलब ये जज साहब का नाम याद रखना है। वर्डिंग याद रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी है। ठीक है, इतना याद रहेगा नहीं वैसे, एज इट इज अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ऐसा सा कुछ आप वहाँ पे लिख सकते हो। क्वेश्चन लिखिए इसमें आप। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप ये भी याद रखा करो, जब आपसे एक थ्योरेटिकल आंसर पूछ रहा है ना, सपोज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, तब लिखोगे ये चीजें।
जब आपसे प्रोपोजिशन बेस्ड पूछ रहा है तो ये वाली कहानियां नहीं लिखनी होती, वहां पे मार्क्स होते हैं आपकी रीजनिंग के। ठीक है, तो वो डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा वहां पे। इसमें लिखिए डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। इसमें लिखिए द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 100 एंड सेक्शन 101, ब्रैकेट्स में लिख लेना, अर्लियर सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300 आईपीसी। आईपीसी में ये हुआ करता था ना, हैज ऑलवेज वेक्स्ड, हैज ऑलवेज वेक्स्ड द कोर्ट्स बट, हमेशा प्रॉब्लम में डाला इनके डिफरेंस ने कोर्ट्स को। कोई कोर्ट कुछ कहती है, कोई कोर्ट कुछ कहती है, बट द कोर्ट्स कैन अवॉइड दिस कंफ्यूजन। कोर्ट इस कंफ्यूजन को अवॉइड कर सकती है इफ, कैसे अवॉइड किया जा सकता है दोनों की कंफ्यूजन को? हाँ, मतलब उसके जो की इंग्रेडिएंट्स है, अगर उसकी आपको समझ होगी तो आप उस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो, नहीं तो कंफ्यूज्ड ही उसमें रहने वाले हो। आपको समझ आनी चाहिए लाइकली और सफिशिएंटली में क्या डिफरेंस होता है। जो बिल्कुल छोटे छोटे एक्सट्रीम, एक्सक्यूज का क्या मीनिंग होता है वहां पे, ठीक है, विदाउट एक्सक्यूज जो भी लिखा हुआ है, इमिनेंटली डेंजरस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उन टर्म्स की आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए, तब आप इसका डिफरेंस समझ पाओगे। ठीक है, तो इसी से इसको अवॉइड किया जा सकता है कंफ्यूजन को। इसमें लिखिए इफ the true scope and meaning, true scope and meaning of the terms used by the legislature, true scope and meaning of the terms used by the legislature is kept into account, is kept into account। अगर इस चीज को ध्यान में रखा जाएगा कि क्या उनका मेन लेजिस्लेचर का क्या स्कोप, उस टर्म्स का, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स का क्या स्कोप है और क्या मीनिंग है, तब हम कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। दिस फुल स्टॉप करके नेक्स्ट पैरा में लिखना, दिस सेफेस्ट वे, द सेफेस्ट वे टू अप्रोच टू द इंटरप्रिटेशन, टू द इंटरप्रिटेशन एंड application of these provisions seems to be kept in focus, kept in focus, the keywords, the key words used in the various clauses of section 100, ब्रैकेट्स में लिख लेना 299 आईपीसी, एंड सेक्शन 101, ब्रैकेट्स में लिख लेना 300 ऑफ आईपीसी। अगर इनके कीवर्ड्स को हम ध्यान से फोकस करके समझेंगे तो हम ये कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होने वाली है। इसमें अब लिख रहे हैं इसके एसेंशियल्स बेसिकली। इसमें लिखिए आगे, मतलब ये जो हमने लिखा है ना, seems to be kept in focus the key words used in various clauses of 100 and 101,
अभी जो वेरियस क्लॉजेज में हमने कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं उनका कंपैरेटिव एनालिसिस हम यहाँ पे कर रहे हैं। आप बेशक इसको हेडिंग बना लेना यहाँ पे, कंपैरेटिव एनालिसिस। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो वैसे, कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन सेक्शन keywords used under section 100 and 101, उसका हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। इसका कंपैरेटिव एनालिसिस हम किस तरह से करेंगे? 3 तरीके से। फर्स्ट लिखना इसमें, कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 100 विद हाँ हमने बना दिया है, तो नहीं है वहाँ पे, पर बनाना पड़ेगा। जजमेंट्स में भी बनाया हुआ है, किसी में ए लिखा है किसी में 1 लिखा हुआ है। फर्स्ट 3 ही क्लॉजेज उसमें हम मान के चल रहे हैं। विद क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 101। सेकंड लिखना, कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन क्लॉज ए ही कर लो चाहे इसको आप, मतलब यहाँ पे फर्स्ट वाले को ए लिख लो। हमने बेयर पे ए ही लिखा था ना शायद। जब लिखोगे उसको एक्सप्लेन करोगे तो अपने आप ही उन्हें समझ आ जाएगा। क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 100 विद सेक्शन 101 बी, उसका अलग से लिख रहे हैं। तीसरा हम करेंगे इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 100 आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको लग रहा है ना यहाँ तो दिया नहीं हुआ, क्लॉज क्यों डाल दिया हमने, आप लिख सकते हो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 100 सेकेंड पार्ट, उसको ब्रैकेट्स में लिख देना फिर आप इंटेंशन, और नेक्स्ट वाले को थर्ड पार्ट लिख दोगे आप। उसको पार्ट्स तो बनाए जा सकते हैं ना खुद से। 100 विद सेक्शन 101 सी। फोर्थ लिखना, कंपेरेटिव एनालिसिस बिटवीन क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 100 विद सेक्शन 101 डी। ठीक है इसमें लिखिए केस लॉ, लैंडमार्क। ये आपसे प्रीलिम्स में बहुत बारी पूछा जा चुका है। आर वर्सेस गोविंदा 1876, आर वर्सेस गोविंदा 1876, जस्टिस मेलविल, जस्टिस मेलविल मेड 3 categories, MELEMELVIL, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, MELVIL, मेड 3 categories for the purpose of differentiating between culpable homicide and मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए 3 कैटेगरीज इन्होंने बनाई। 3 कैटेगरीज क्या, वो ऊपर जो हम बना रहे हैं 4 बना दिया ना हमने, 3 बेसिकली वो
इन दोनों को कंबाइन करके लिख रहा है, सेकंड वाला और थर्ड वाला जो है। तो वो कैटेगरीज इन्होंने बनाई कि देखो इनके बीच में ये डिफरेंस है, उसको उसी में लिख रहा है क्लॉज ए क्लॉज बी। अगर आप जजमेंट ध्यान से देखोगे तो आप इतना याद रख लेना कि जब भी डिफरेंस आए तो आर वर्सेस गोविंदा हमें याद रखना है ऑलवेज, ठीक है। लिखना ही लिखना है ये केस हमें। इसमें लिखिए फर्स्ट कंपेरेटिव एनालिसिस बिटवीन सेक्शन, नहीं, बिटवीन क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 100 नहीं, बेसिकली उन्होंने वहाँ पे यूज़ किया था 299। अब हम 100 लिख रहे हैं इसको, ठीक है, क्योंकि हमारा तो 100 है ना। ब्रैकेट्स में लिख देना 299, 100 एंड सेक्शन 101 ए, दैट इज इंटेंशन टू कॉज डेथ अंडर सेक्शन 100 एंड 101। इन सेक्शंस में जो इंटेंशन टू कॉज डेथ का दिया हुआ है आपको, उसका कंपैरेटिव एनालिसिस हम लिख रहे हैं। इसमें लिखना कोई डिफरेंस है? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर इफ देयर इज एन इंटेंशन टू कॉज डेथ। इंटेंशन टू कॉज डेथ, द ऑफेंस इज ऑलवेज क्या रहने वाला है? मर्डर। ऑफेंस इज ऑलवेज मर्डर, फुल स्टॉप करके लिखना। एन इंटेंशनल किलिंग, इंटेंशनल किलिंग इज ऑलवेज अ मर्डर। कोई एक्सेप्शन है? इंटेंशनल किलिंग ऑलवेज मर्डर ही होता है। इंटेंशन टू कॉज डेथ जब होती है, कल्पेबल होमिसाइड तो वो है ही है, बट हम फिर भी उसको मर्डर में लेके जाते हैं क्योंकि ग्रे फॉर्म में। तो कल्पेबल होमिसाइड वो बन जाएगा मर्डर ना होके। वो कोई एक्सेप्शन है ऐसी कोई? हाँ, नहीं, जनरल नहीं। जब इन वन ऑफ दी आगे हम एक्सेप्शंस पढ़ेंगे ना 5, उनमें किसी में अगर वो कवर हो रहा है तो वो कल्पेबल मर्डर क्या बन जाएगा वापस से? कल्पेबल होमिसाइड बन जाएगा। बस वही एक्सेप्शन है, नहीं तो इंटेंशन टू कॉज डेथ इज ऑलवेज मर्डर। इसमें लिखना अनलेस इट कवर्स विद इन वन ऑफ द स्पेशल exceptions in section 101 earlier 300 of IPC। जो एक्सेप्शंस दिए उसमें कवर हो जाएगा तो फिर कल्पेबल होमिसाइड बन जाएगा। केस लॉ लिखिए, एंडा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1966 सुप्रीम कोर्ट। पहले भी लिखा है हमने एक्सप्लेनेशन में। इसमें लिखिए इफ द ऑफेंस इज कवर्ड अंडर वन ऑफ the exceptions provided under section 300, ब्रैकेट्स में लिखना now 101, then even if the offense is covered by the definition of murder, it will be treated as culpable homicide not amounting to murder, culpable homicide not amounting to murder।
ठीक है, अदरवाइज ऑलवेज वो क्या रहने वाला है, मर्डर रहने वाला है। सेकंड लिखिए, सेकंड हम ऐसे कर सकते हैं जो ऊपर भी हमने लिखा, क्योंकि फिर ये ना थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा लिखने में। ये जो ऊपर हमने सेकंड लिखा था ना, आप इसमें ऐसे कर लेना, इसको ए लिख देना, इसको बी लिख देना, और इसको लिख देना थर्ड पॉइंट। क्योंकि वो 3 पॉइंट्स जो उन्होंने बनाए फिर हम एक ही सिमेट्री में करें ना। वैसे हमने वो इन जर्नल लिखे थे कि ये तीन में हम कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने बोला रेक्स वर्सेस आर वर्सेस गोविंदा के केस में क्या किया इन्होंने, इनको तीन कैटेगरीज में, तीन उसमें डिवाइड किया। तो वो 3 कैटेगरीज जो डिवाइड किया उसी को तो हम पढ़ रहे हैं, तो हम ऊपर भी वही कैटेगरीज बना के चल रहे हैं, अपनी तरफ से चार नहीं बनाते, ठीक है। तो इसमें सेकंड लिख रहे हैं, अब हम सेकंड में ए लिख लेना फिर आप, सेकंड में ए, कंपेरेटिव एनालिसिस बिटवीन क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 100, लिख लेना ब्रैकेट्स में, अर्लियर सेक्शन 299 आईपीसी 100 विद सेक्शन 101 बी अर्लियर 300 बी ऑफ आईपीसी। इसमें लिखना द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द मेंजरिया रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 101 बी is the knowledge, नॉलेज। और ये नॉलेज भी कौन सी नॉलेज की बात हो रही है, यहाँ पे एरो बना के लिख लेना, स्पेसिफिक नॉलेज एंड नॉट जनरल नॉलेज। उस विक्टिम के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज है उस ऑफेंडर को, उस वही डिफरेंशिएट कर रहा है इसमें, नॉलेज पोजेस्ड बाय द ऑफेंडर रिगार्डिंग द पर्टिकुलर victim being in such a peculiar condition, being in such a peculiar condition or state of health, उसके बारे में जो उसको नॉलेज है वो स्पेसिफिक नॉलेज ही इसको डिफरेंशिएट कर रही है, किससे, 100 से, कल्पेबल होमिसाइड को। दैट, वो कॉमा करके लिखना, दैट द इंटेंशनल हार्म is caused to him, intentional harm is caused to him, is likely to be fatal, कि जो आप उसको हार्म कर रहे हो इससे उसकी डेथ हो जाएगी, इतना ही नॉलेज उसकी काफ़ी है। इसमें लिखना, नॉट विद स्टैंडिंग the fact that such harm would not in the ordinary course of nature be sufficient to cause death,
इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्डिनरी केस में तो इतना मारने से किसी की डेथ ना होती। डेथ ऑफ अ पर्सन इन नॉर्मल हेल्थ कंडीशन, नॉर्मल हेल्थ कंडीशन। तो इन जनरल तो हमें चेक ही नहीं करना है कि इन जनरल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस पर्टिकुलर विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, है ना, कि उस विक्टिम की डेथ हो गई और उसकी जो ये हम नॉलेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इसकी स्पेसिफिक नॉलेज उस ऑफेंडर को थी, तो यहाँ पे हम टेस्ट कौन सा लगा रहे हैं? सब्जेक्टिव अप्रोच। अब ये लिखवा भी दूंगा मैं आपको, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होता क्या है, ये वैसे तो समझ आएगी आपको, बट चलो रिवाइज करते हुए फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पे। इसी के बाद लिख रहे हैं आगे ये सेकंड। चाहे पॉइंटर्स बना लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे भी आपको ठीक लगे, अगर उसको फर्स्ट बनाया तो ये सेकंड बन जाएगा। इंटेंशन टू कॉज डेथ इज नॉट एन असेंशियल रिक्वायरमेंट। बताइए हमें, यहाँ पे इंटेंशन टू कॉज डेथ थोड़ा ना होनी चाहिए, इंटेंशन टू कॉज क्या होनी चाहिए? बॉडीली इंजरी। ऑफ सेक्शन 101B ओनली इंटेंशन टू कॉज द बॉडीली इंजरी, बॉडीली इंजरी accompanied with, accompanied with मतलब प्लस, ये इंटेंशन तो चाहिए ही चाहिए, साथ में क्या चाहिए? विद द offenders knowledge, accompanied with offenders knowledge of the likelihood of such injury causing the death of a particular victim, particular victim is sufficient। इतना ही हमें यहाँ पे चाहिए। इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड या अप्रोच। सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड टू बी अप्लाइड। अब ये सब्जेक्टिव क्या होता है लेटर ऑन देखेंगे डिटेल में, अभी आपको वैसे समझ आ गया कि क्या होता है सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड। थर्ड लिखना, अगर पॉइंटर्स में लिख रहे हो, नहीं तो टिक बना लेना इस तरह से एरो। क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 100 डज नॉट postulate any such knowledge, any such knowledge on the part of the offender or accused। वहां पे ऐसी कोई नॉलेज नहीं चाहिए होती, वहां हो ना हो कोई। देखो आप, ये भी तो माइंड में हमारे आ सकता है ना कि अगर वहां नॉलेज नहीं चाहिए होती तो स्पेसिफिकली उसने लिखा क्यों नहीं उस एक्सप्लेनेशन में कि नॉलेज नहीं चाहिए होती, कि बिना नॉलेज के होगा तो यहाँ पे कवर होगा, विद नॉलेज होगा तो वहां होगा। उसका रीजन भी छोटा सा ही है, सपोज उसको नॉलेज थी बट वो एक्सेप्शंस में कवर हो रहा है, नॉलेज है एक्सेप्शंस में कवर हो रहा है, तो यहाँ पे तो नहीं पनिशमेंट होगी, फिर भी कल्पेबल होमिसाइड जाएगा। तो कल्पेबल होमिसाइड जो वो वाला था हमारे पास, वहां पे भले ही नॉलेज है या नहीं है हमें फर्क नहीं पड़ता, दोनों केसेस वहां पे कवर हो रहे हैं, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड तो वो है ही है ना, नॉलेज अगर है तो। अब नॉलेज है तो वो कल्पेबल होमिसाइड साथ में बन जाएगा हमारा मर्डर, ग्रेवेस्ट फॉर्म में भी कवर हो जाएगा। इसमें लिखिए आगे फोर्थ, instances of cases falling under clause B of section 101 can be where, मतलब एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम उसका,
can be where offender causes death, offender causes death by a blow intentionally given, knowing that the victim knowing that the victim is suffering from an enlarged liver or enlarged spleen, or diseased or heart disease लिख लेना, heart disease, and such blow is likely to cause death of that particular person as a result of the liver or spleen और फेलियर ऑफ हार्ट। इस वजह से उसकी डेथ हो सकती है। और उसको क्या थी, नॉलेज थी अबाउट द विक्टिम, कि उस विक्टिम का जो लिवर है इट इज़ एनलार्ज मतलब साइज में बढ़ गया है, और अगर उसको हम इस जगह पे हिट करेंगे, डॉक्टर्स ने कहा हुआ है इतनी फोर्स के साथ, नॉर्मली तो कोई नहीं मरेगा बट वो इंसान मर जाएगा। स्प्लीन क्या होता है? हाँ, ऑर्गन ही होता है अंदर का, चेक करो एक बारी फिर भी, क्योंकि वो होती है मेरे अकॉर्डिंगली तो जो ये क्या कहते हैं इनको, शायद नहीं, अंदर बॉडी का ही ऑर्गन है, फिर भी एक बारी चेक कर लीजिए। और ये एग्जाम में आया हुआ है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, ऑर्गन है कोई हमारा। हाँ तो बस ठीक है, बस बॉडी का ही पार्ट तो है ना, वो उसको कोई एनलार्ज्ड है, नॉर्मल से बड़ा है, अगर वहाँ पे उसको एक ब्लो दिया जाएगा, हिट किया जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, नॉर्मली किसी की होती नहीं है ऐसे। या फिर हार्ट पेशेंट है, तो इन तीनों सिचुएशन में आपकी वो नॉलेज और आपने उतनी इंजरी उसको कॉज कर दिया, तो उससे आप किस चीज़ के लिए लायबल हो जाओगे? मर्डर के लिए लायबल हो जाओगे। ठीक है, हाँ जी। हम्म, पढ़नी पड़ेगी मेडिकल भी, हाँ। हाँ। हम्म। 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 हमें देखना है, ठीक है, हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। बिल्कुल। हाँ, एक्सेप्शन में, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। देखो बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है ये कह रहे हैं, सबको समझ तो लगी गई है वैसे, कि जो बी वाला पार्ट है सेक्शन 100 का, उसमें हमें क्या होता है, लाइकली टू कॉज बॉडीली इंजरी, नहीं सॉरी, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। वो कह रहे हैं जो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव ही तो लगाते हैं। लाइकली टू कॉज डेथ हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखेंगे किसी की डेथ हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब अब वो एक्यूज पर्टिकुलर किसी डिजीज से सफर कर रहा है, तो यहाँ पे तो हम उस पर्टिकुलर उसके अकॉर्डिंगली देख रहे हैं ना, सॉरी विक्टिम जो है किसी उससे सफर कर रहा है, वो तो हम पर्टिकुलर उसकी नॉलेज जब यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो पर्टिकुलर ऑफेंडर के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं, तो ये तो सब्जेक्टिव लगा दिया हमने। क्यों लगा रहे हैं, उस जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट 100 के बी वाले में लगता है, एक्सप्लेनेशन जो 1 है वो उसकी एक एक्सेप्शन क्रिएट कर रही है।
आप लिख सकते हो वहां पे अपने बेयर में कि कल को आपको प्रॉब्लम ना आए। उसने एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया। अगर वो स्पेसिफिक कंडीशन वाला केस होगा तब हमें सब्जेक्टिवली चेक करना है, उस ऑफेंडर की पर्टिकुलर नॉलेज के अकॉर्डिंगली चेक करना है। अब नॉलेज होगी तो वो कवर हो जाएगा मर्डर में, नॉलेज नहीं होगी तो कल्पेबल होमिसाइड में। नॉलेज होके भी कल्पेबल होमिसाइड में आ सकता है अगर वो एक्सेप्शन सेक्शन 101 की में किसी में भी कवर हो रहा है तो। हम्म। हाँ। नहीं नहीं, डेथ हो ही जाएगी। वो डेथ कॉज नहीं करना चाह रहा है वहां पे। उसको इसको पता है कि हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे में उसकी डेथ हो जाएगी। हमने इन जनरल नहीं सोचना कि किसी और को मारा होता, हम उस पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंगली सोच रहे हैं कि अगर कोई सपोज हार्ट डिजीज से सफर कर रहा है और उसको हम इस लेवल पे मार रहे हैं तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो हम समझ रहे हो, उस पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंगली सोच रहे हैं। बट सिचुएशन तो जनरली सोच रहे हैं ना कि अगर कोई भी पेशेंट होगा हार्ट का और उसको मारा जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। हम्म। आप देखो, सेक्शन 100 हमें कल्पेबल होमिसाइड का बता रहा है। इसका जो बी क्लॉज है वो कहता है इंटेंशन, नहीं वो अलग कह रही है। वो कह रही है इंटेंशन टू कॉज डेथ क्यों नहीं हुआ, ये वो ये कह रही है। नहीं हुआ वो इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, लाइकली टू कॉज डेथ, लाइकली टू कॉज डेथ। लाइकली टू कॉज डेथ मतलब हाई प्रोबेबिलिटी। मुझे कैसे पता चलेगा जो मैंने ये इंजरी सामने वाले को दी है उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है? वो तो मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिवली चेक कर रहा हूँ ना। वो तो मैं देखता हूँ कि एक प्रूडेंट पर्सन का टेस्ट यहाँ पे लगाया जा रहा है कि अगर नॉर्मली किसी को ऐसी इंजरी कॉज की जाए तो उसकी डेथ कॉज हो जाएगी, किसी को भी इंजरी कॉज की जाए। बट अब जब यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन 1 हमें बता रही है, एक्सप्लेनेशन 1 कहती है कि मैं इसको ऑब्जेक्टिवली चेक कर रहा था कि किसी को भी ये इंजरी कॉज की जाए तो उसकी डेथ हो जाएगी। बट अगर वो इसमें कवर हो रहा है, स्पेशल कंडीशन का केस है, तब मैं ये नहीं देखूंगा कि किसी को भी इंजरी कॉज की जाए तो उसकी डेथ हो जाएगी। तब मैं देखूंगा इस पर्टिकुलर स्पेशल केस में अगर इस पर्सन को इंजरी कॉज की जाए जिसको इस लेवल की डिजीज है तो क्या उसकी डेथ हो जाएगी। तो मैं पूरे पर्सन्स के अकॉर्डिंगली नहीं सोच रहा हूँ यहाँ पे, उस पर्टिकुलर विक्टिम के अकॉर्डिंगली सोच रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर पिक्यूलियर सिचुएशंस में क्या किसी की डेथ हो सकती है या नहीं हो सकती है। उस ऑफेंडर के, सॉरी, उस विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच रहे हैं यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि उसको नॉलेज है, नॉलेज है भी है या नहीं भी है, नॉट, नॉलेज है भी है या नहीं भी है, तो किस चीज़ के लिए, उस पिक्यूलियर कंडीशन के बारे में, तब हम इसकी एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम इन जनरल सोच के चलते हैं कि जनरल केस में इतना मारने से किसी की डेथ होगी या नहीं होगी। यहाँ पे मैं जनरल थोड़ा ना सोच के चल रहा हूँ, मैं उस पर्टिकुलर केस में सोच के चल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर केस में उसकी डेथ होगी या नहीं होगी। यहाँ तक तो क्लियर है ना। तो यहाँ पे इंटेंशन डेथ कॉज करने की नहीं थी। अभी जो एनलार्ज्ड वाला है, कोई भी ले लो, एनलार्ज लीवर का ले लो आप केस, अगर मैंने किसी को पुश किया, मैं मारना नहीं चाहता हूँ उसको, मैं उसको बॉडीली इंजरी, बट मेरे को नॉलेज है कि ऐसा करने से हाई प्रोबेबिलिटी की वो मर सकता है। पक्का मरेगा ये थोड़ा ना, और ना ही मैं उसको मारना चाह रहा हूँ, हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो मर सकता है। इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन कब होती है डेथ कॉज करने की, वो सरकमस्टांसिस से समझ आएगा। लिखा ही नहीं है वहां पे इंटेंशन टू कॉज, लिख दिया एग्जाम में स्पेसिफिकली कि जो विक्टिम है इट इज विद एनलार्ज लिवर और विदाउट एनी इंटेंशन टू किल दैट विक्टिम। ऑफेंडर क्या करता है, विद इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, लिखा है वहां पे। अब तो मिसिंग है ना इंटेंशन टू किल, तो इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी है मेरे पास यहाँ पे। तो साथ में मुझे देखना है उसकी नॉलेज, अगर नॉलेज नहीं है तब तो यहाँ पे कवर हो रहा है। अगर नॉलेज होती तो सेक्शन 101 के बी वाले पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उस ऑफेंडर की नॉलेज ही इसको डिफरेंट बना रही है इस वाले से। अब नॉलेज है तो मैंने इसमें कवर कर दिया, नॉलेज नहीं है तो मैंने इसमें कवर कर दिया। नॉलेज होते हुए भी मैं उसमें ले जा सकता हूँ वापस से, कब, अगर इसकी जो 5 एक्सेप्शंस मुझे दी है जो अभी हमने नहीं पढ़ी है, उनमें किसी में भी एक में कवर हो जाएगा तो मैं वापस यहीं पे ले जाऊंगा इवन इट इज विद नॉलेज। अब जो जजमेंट्स में ये लिख रहे हैं कि दिस इज द टॉपिक विच हैज ऑलवेज वेक्स द कोर्ट्स, तो
आपको इतना इजी थोड़ा ना होगा कि आपको एकदम से समझ आ जाएगा। अब कोर्ट्स को जब प्रॉब्लम हो रही है, जजेस को प्रॉब्लम हो रही है डिफरेंशिएट करने में, तो वो प्रॉब्लम्स तो आपको भी होएगी। उसका सॉल्यूशन भी हमने लिख लिया, एक ही तो सॉल्यूशन है, डिफरेंस बिटवीन दी की एलिमेंट्स। वही हम कल से करने की कोशिश कर रहे हैं, और 2-3 क्लासेस और जब और डिटेल में जाके पढ़ेंगे 100% आपको हो जाएगा। बस अपनी तरफ से ये कर लेना कि कोई डाउट रह ना जाए। बेझिझक जो भी डाउट है वो पूछ लेना, वो आपका काम है। नहीं पूछोगे मुझे तो लगेगा कि समझ आ गई वो चीज़ें। ठीक है। हम्म। 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 हाँ, देखो इंटेंशन कैसे फॉर्म करते हो आप, ये मेरे ऊपर मत छोड़ो, आप ही आंसर दो। इनका क्वेश्चन मैं पहले रिपीट कर देता हूँ, ऑनलाइन वालों को प्रॉब्लम आती है नहीं तो। इनका क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी बिल्डर है, जिम में कहीं पे भी थे वो दो, एक नया नया बेचारा कमजोर सा इंसान ज्वाइन करता है नया नया जिम, दोनों की बहस होती है। उसने उसके पंच मारा पेट में, और पंच मारा तो वो क्योंकि बॉडी बिल्डर है थोड़ा जोर से लग गया, और वो अंदर तक किडनी पे या लिवर पे कहीं पे भी लग गया, और अंदर कुछ हो गया, बस जो भी मेडिकल में होता होगा, और उस पर्सन की वहां पे हो जाती है डेथ। अब आप बताओगे इसका आंसर कि ये सिचुएशन में, ऑनलाइन वाले भी बताइए जल्दी से, कि क्या होना चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया ना आपको? तो आप एक पहले तो मुझे ये बता देना कि क्या इस सिचुएशन में, आप ही बताओगे ये, क्या इस सिचुएशन में उसकी इंटेंशन टू कॉज डेथ थी? उसको मारना चाहता था क्या? वो नहीं मारना चाहता था ना, वो तो सिर्फ इंजरी पहुंचाना चाहता था। इंजरी छोटी भी हो सकती है, बड़े लेवल की भी हो सकती है। अब फर्स्ट वाले में तो कवर नहीं होना चाहिए ये, सेकंड वाले में हो रहा है इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी। इंटेंशन है ना, इंटेंशनली मार रहा है तो इंटेंशनली, नॉलेज में तो जाना ही नहीं है जब इंटेंशन में कवर हो गया वो। हम्म। कैसे? मेरी बात समझो ना एक चीज, आप समझ नहीं रहे हो ना, इन्हीं चीजों को तो डिफरेंशिएट करना है आपको। अब मैं किसी को अगर मार रहा हूं तो यहाँ पे नॉलेज की बात थोड़ा नहीं, यहाँ तो मैं इंटेंशनली मार रहा हूं उसको। अब सोचो कि वो डंबल्स जो होते हैं वो वेट उठा रहा था वहां पे, और उसने मतलब वो प्रिकॉशंस होती होंगी कुछ, वो नहीं लिया वहां पे, और वो उससे स्लिप हो गया, वो नॉलेज में आ जाएगा आपका। पर ये वाला इंटेंशन में ही रहने वाला है। उस पे तो बाद में आएंगे ना हम, अभी तो पहले ए बी सी देख रहे हैं ना। अभी हम, अरे अभी हम सेक्शन 100 का। हाँ, अच्छा 101 में क्यों जा रहे हो? पहले हमें अरे एक बार ही चुप हो जाइए। अभी हम पहले 100 चेक कर रहे हैं। हमने कभी भी एग्जाम में भी मत करना ये जल्दबाजी। सबसे पहले चेक करना है ये कल्पेबल होमिसाइड है या नहीं है। यही एक तरीका है जजमेंट्स पढ़ना, ऐसे ही होता है हर जजमेंट में। 100 में कवर हो गया, फिर देखेंगे कि 100 के कौन से पार्ट में कवर हो रहा है, फिर उसको लेके जाएंगे हम मर्डर में। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो कल्पेबल ही रह जाएगा। अभी तो हम 100 पे ही है ना, तो इंटेंशन बी वाले पार्ट में, 100 का ए में तो नहीं कवर हो रहा, ये तो क्लियर हो गया। बी में कवर हो गया, बी में अभी मतलब इतना पार्ट तो हो गया, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी। अब बताओ ये लाइकली टू कॉज डेथ है या नहीं है? कहाँ लेके जाओगे? मतलब देखो, लाइकली टू कॉज डेथ में तो आ रहा है, ये तो कवर, ये तो क्लियर हो गया ना। अभी इसको अब जब चेक करेंगे तब हम उसके सी वाले से करेंगे कि ऑर्डिनरी सिचुएशन में सफिशिएंट है या नहीं है। अरे आप इसी का सी बना रहे थे, नॉलेज नॉलेज बोला आपने, चुप। नहीं बोला आपने, सबने यही सोचा ना सी इस वाले का कह रही है वो, है ना? नहीं, उस समय नहीं समझे थे ना आप। हाँ, चलिए अब आपको ये चीज समझ आ रही। आप मेरी बात तो सुनिए ना, बोलने दीजिए थोड़ा सा। अब आप बताइए कि वो लाइकली है या सफिशिएंट, इतना ही तो डिफरेंस रह गया सिर्फ यहाँ पे हमारे पास। ये अब यही आपकी इंटरप्रिटेशन है यहाँ पे। तकदीर जी, लाइकली है या सफिशिएंट है? हाँ जी। हाँ जी दीपक। हाँ जी। लाइकली। लाइकली। हाँ जी।
अभी आप कह रहे थे उसमें सी में जा रहा है। सफिशिएंट कैसे है? पंच से फिर भी नहीं जान जाने वाली, बॉडी बिल्डर भी अगर मार रहा है पंच से फिर भी हाई, वो तो नहीं है कि मोस्ट प्रोबेबल मर ही जाएगा। हाँ बिल्कुल, कि पेट पंच ही तो मारा है। जब कोई झगड़ा हो रहा है, जो मारेगा वो फोर्स जितनी उसकी है वो तो यूज करेगा ही ना अपनी फोर्स। हाँ जी, दोनों में ऑब्जेक्टिव। हाँ, वो नॉलेज वाले में लिखवाया है। वो बी में है, हम सी लगा रहे हैं यहाँ पे, 101 का सी लगा रहे हैं। तो एक चीज़ तो पहले ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कि अरे ये सफिशिएंट है, लाइकली है। अपना दिमाग यूज़ करना उसमें कि क्या होना चाहिए ऑर्डिनरी सिचुएशन में, थोड़ा सोच के करना वहाँ पे और उस हिसाब से आंसर कर देना। और ट्रस्ट में, अगर आपने सफिशिएंट भी यहाँ पे लिख दिया, ज़ीरो नहीं मिलेगा आपको। एक नंबर हो सकता है कम, की एग्जामिनर कहेगा यार मुक्का ही तो मारा है, उससे पंच से तुम कह रहे हो कि हाई प्रोबेबिलिटी की मर जाएगा, है ना, तो वो जरूर एग्जामिनर के माइंड में आएगा। एक नंबर कम कर देगा, गलत फिर भी नहीं होगा, मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको। रीजनिंग अगर सही दी है। उस दिन हम वो कर रहे थे ना कट वाला, कट में भी तो ये था, आधे लोग कुछ और कह रहे थे, आधे कुछ और कह रहे थे, हमने उसको बी में कवर कर दिया। गलती से अगर आप सी में भी कवर कर रहे हो ना, जो वैसे होना नहीं चाहिए वहां पे, बट अगर आपने कर दिया तो जीरो आपको फिर भी नहीं मिलेगा, ठीक वो भी रहने वाला है, मार्क्स थोड़े से कम हो जाएंगे बस। इसका हाँ बिल्कुल होगा, तो मार्क्स काटेगा ना एग्जामिनर। अब वो एग्जामिनर कितने काटेगा, एक दो या जितने भी उसको ठीक लगता है उतने काट लेगा। मार्क्स मिलेंगे, जीरो नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। हाँ बेटा, जब आप देखो ना, उस वाले को कह रहे हो, वो वाला उस दिन वाला क्वेश्चन लेके आ रहे हो। अब मैं अगर किसी को मार रहा हूं तो उसमें नॉलेज क्यों होगी, उसमें तो इंटेंशन होगी ना। इंटेंशन जब है तो उस पर्सन को मैं मान रहा हूँ, नॉलेज भी है, बट जब इंटेंशन में कवर हो गया फिर मुझे नॉलेज में नहीं लेके जाना, ना ही देखना है उसको। जब इसमें कवर नहीं होता फिर मैं देखता होता हूँ नॉलेज। जहां पे इंटेंशन मिसिंग होगी ना, वहां पे नॉलेज हमें चेक करनी होती है। ये नॉलेज तो देखो ऐसा होगा ना, मेरी इंटेंशन मतलब मैं नहीं चाहता ये चीज कॉज करना। अब मैं कह रहा हूँ वो वेट उठा रहा था, वो नहीं चाहता था किसी को इंजरी हो, बट उसने हैवी वेट था एकदम छोड़ दिया, सामने वाला पर्सन था उसके पैर पे लग गया। अब वो इंटेंशनली तो नहीं मारा ना उसने। अब ये उसको नॉलेज में कवर करेंगे हम। अगर यही सपोज करो वो उठा रहा था, उसको देखा कि अच्छा इसकी मेरे से ज्यादा बॉडी है, कहता अभी तो छोड़ता हूँ इसको, उसने छोड़ दिया वेट और अब उसके लग गया वो। अब ये इंटेंशनली हो जाएगा यही चीज। तो अब इंटेंशन में जब आ गया फिर नॉलेज हमें नहीं देखनी है, फिर इंटेंशन में ही रखना है उसको। यहाँ नहीं कवर हुआ फिर नॉलेज आ गई वहां पे हमें। हाँ, बाद में आते हैं उसके ऊपर भी, आंसर कैसे लिखेंगे क्वेश्चन का वो बाद की बात है, लिखवाऊंगा मैं प्रॉपर आपको, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे वैसे कि पहले कल्पेबल होमिसाइड, फिर उसके कंपैरेटिवली उसको चेक करेंगे कि मर्डर बन रहा है या नहीं बन रहा, बट मैं लिखवाऊंगा उसको आपको अलग से। हम्म। हम्म, वो दूसरा पार्ट है बिल्कुल। यही तो मैं 3 दिन से, समझिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो एक लेमैन की तरह सोचना है आपने, मेडिकल का लाना ही नहीं है उसमें। आप समझ देखना, मैं ध्यान से एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको याद है हमने वो एचएम में जब कर रहे थे, हमने इंसैनिटी का टॉपिक पढ़ा। एक मेडिकल इंसैनिटी होती है, एक लीगल इंसैनिटी होती है। मेडिकल मतलब डॉक्टर साहब ने लिख दिया कि पर्टिकुलर पर्सन इज इनसेन। लीगल इंसैनिटी क्या होती थी कि पिटिशनर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू लिव विद द रिस्पोंडेंट। तो डॉक्टर ने लिखा है नहीं लिखा मुझे नहीं फर्क पड़ता इस चीज से, मैंने तो ये देखना है कि यहाँ पे पिटिशनर इज नॉट एक्सपेक्टेड, ये यही चीज किया था ना हमने। तो जब डॉक्टर ने लिख दिया कि वो इंसेन है, देयर आर लाइकली चांसेस कि पिटिशनर भी एक्सपेक्ट करेगा कि हाँ वहां पे नहीं रहा जा सकता, तो ओवरलैप तो कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी हमारे पास वही सिचुएशन है। जो ये लाइकली हम चेक कर रहे हैं ना, यहाँ पे लाइकली टू कॉज डेथ, मैंने इंटेंशनली मारा किसी को, लाइकली टू कॉज डेथ, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, ये हमें देखना है एक प्रूडेंट पर्सन के अकॉर्डिंगली। प्रूडेंट पर्सन कौन है, आप सब। अगर आप कोई साइंटिस्ट थोड़ा ना, मतलब मेडिकल उससे थोड़ा ना हो, तो अगर आपके अकॉर्डिंगली इस सिचुएशन में अगर किसी को इतना मारा होता, तो वो लाइकली टू कॉज डेथ था या नहीं था, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी थी डेथ कॉज होने की या नहीं थी, वो आप बताओगे वहां पे। अब अब इस वाली सिचुएशन में ध्यान से देखना, नहीं आप देख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट टेस्ट आपने प्रूडेंट पर्सन का लगाना है।
अब पोस्टमार्टम में कह रहा है कि इंजरी इज सफिशिएंट, बट एक नॉर्मल इंसान पोस्ट देर आर हाई चांसेस कि अगर पोस्टमार्टम में लिखा है इंजरी इज सफिशिएंट तो नॉर्मल पर्सन भी यही कहेगा कि इंजरी इज सफिशिएंट। बहुत रेयर ही सिचुएशन होगी जब दोनों कन्फ्लिक्टिंग में होंगे, कि पोस्टमार्टम कह रहा है कि नहीं ऐसे से कोई नहीं मरता, और पर्सन एक लेमैन कह रहा है कि नहीं ऐसे से मर जाएगा। हमें तो लेमैन वाला टेस्ट लगाना है। क्यों लगाते हैं वो भी समझिए, क्योंकि जो एक्यूज्ड है, जो ऑफेंडर है, वो एक लेमैन है। हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि अगर उसने उसको माना, तो अगर लेमैन को पता था कि इससे उसकी डेथ हो सकती है लाइकली, तो इसको भी पता है ऑफेंडर को कि इससे उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए हम इसमें प्रूडेंट पर्सन का टेस्ट लगाते होते हैं। ठीक है, यहाँ तक ज़्यादा डिस्कशन होगी, है ना। अब क्या लिख रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं ये तो। आंसर बता रहे हैं, डाउट्स हैं। क्लॉज बी, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ। अच्छा, उसका आंसर बिल्कुल ठीक है। इट इज़ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बिकॉज इंटेंशन वाज नॉट टू कॉज डेथ। ठीक है, बी वाले में कवर हो जाएगा। लाइकली, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी लाइकली, ठीक है सभी का। चलिए, हाँ जी। हाँ, बिल्कुल, अब भी बना दूंगा। जब ये कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाएगा ना, हम एक डायग्राम बना लेंगे, इस तरफ 100 और इस तरफ 101, उससे आपको फिर इजीली दोनों को कंपैरिजन करना हो जाएगा। बिल्कुल करवा दिया जाएगा। ठीक है, नहीं भी कहते तभी भी करवा दिया जाता हूँ। हाँ, इसमें लिखिए फिर आगे। पर आप समझिए, अब मैं कहता हूँ दुनिया जहाँ, अभी तो हमने किया नहीं है ये टॉपिक, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। अभी हम इसको जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं एक तरह से। देखो, बेयर ही तो पढ़ा है हमने अभी। अब जब इसके क्वेश्चंस भी करेंगे और इसको डिटेल में जब लिखेंगे, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी छोटी छोटी सी, तो हमें ये क्रिस्टल क्लियर तो अभी हो गया, तब तो और भी इजी हो जाएगा हमारे लिए। बट जितने भी अब हम फिर बाद में पता क्या कहते हैं, हम तैयारी कर रहे होते हैं, जुडिशरी का प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, प्रीलिम्स इज मोर अबाउट क्रैमिंग। मेंस में बैठते हैं हम, कहते हैं मार्क्स नहीं आते हमारे। इतना अच्छा तो लिखा था, जो मुझे आता था मर्डर का मैंने सारा तो लिखा, फिर भी मार्क्स नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि आपने वो लिखा जो आपको आता था, एग्जामिनर को जो चाहिए था वो आपने नहीं लिखा हुआ। आपने पहले भी तो ये किया ही होगा, जिन्होंने भी किया हुआ है पहले, अगर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर, इस प्रोस्पेक्ट से हम उसको इतनी डेप्थ में जाके नहीं पढ़ते, हम ऊपर ऊपर से वो एलएलबी वाले क्वेश्चन की तरह तैयार करते हैं। तो ये अप्रोच नहीं चाहिए। हमने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, चाहे सीपीसी पढ़ा इससे पहले, चाहे हम एचएमए पढ़ रहे हैं, जो अप्रोच हम उनमें लगा रहे हैं सेम ही हम यहाँ पे भी वही तो कर रहे हैं। इस अप्रोच से अगर आप अपना सिलेबस 100% कवर कर लेते हो और उसको रिवाइज करके माइंड में फिक्स कर लेते हो, ट्रस्ट मी, रेयरेस्ट ऑफ रेयर ही केस होगा कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अगर वो अलग बात है, लैंग्वेज में हो गया या किसी और चीज़ में, लॉ में कहीं पे भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। मार्क्स भी आएंगे हर बारी, बट ये चीज़ें आपको पहले करनी पड़ेगी। लिखिए, इसमें लिखिए। अब ये हो जाएगा बी पार्ट, ये ए पार्ट था ना। अब हम बी पार्ट कर रहे हैं, सेक्शन क्लॉज बी ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं बेसिकली। क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 100 विद सेक्शन 101 सी, 101 सी। इस पे लिखिए। फर्स्ट, अंडर सेक्शन 101 सी, the words used by the legislature, words used by the legislature are, क्या वर्ड यूज किया है जो उसको डिफरेंट बना रहा है? बिल्कुल, sufficient, sufficient in the ordinary course of nature, sufficient in the ordinary course of nature, whereas under section clause b of, ऐसे लिखना, clause b of section 100, the phrase is, क्या यूज किया है?
likely to cause डेथ। ये फ्रेज की वजह से इन दोनों में क्या हो रहा है, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। सेकंड पॉइंट लिखना, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ बॉडीली इंजरी likely to cause death and likely to cause death and sufficient in the ordinary course sufficient in the ordinary course of nature, ordinary course of nature lies in the, क्या डिफरेंस है, बिल्कुल, फैक्ट दैट डिग्री ऑफ probability, degree of probability of death, degree of probability of death resulting from the intended bodily injury, intended bodily injury, ब्रैकेट्स में वैसे लिख लेना, ग्रेवेस्ट, बिल्कुल ऐसे लिखना है, अंडर सेक्शन 100C, शॉर्ट में जरूर लिखना है, क्रक्स इसका बिल्कुल। अगर हम कहें कि जो ये लाइकली है, इफ इट इज प्रोबेबल, प्रोबेबल मतलब मियर प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हाईली प्रोबेबल, तो सफिशिएंट क्या हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल, सर्टेन भी कह सकते हो, एक ही बात है। चाहे लाइकली को हाईली प्रोबेबल लिख लेना, अगर आपको मैंने इसलिए नहीं लिखवाया, हाईली और मोस्ट में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना। या फिर वो जो डायग्राम सा बनाया था ना, लाइन सी लगाई थी हमने कल, कि मियर प्रोबेबल, हाई प्रोबेबिलिटी और मोस्ट प्रोबेबिलिटी, वो यहाँ पे आप बना सकते हो। अब आपको लिखते हुए लग रहा होगा ये सारी चीज़ें आती तो हैं, हमें सारी चीज़ें समझा तो दी, फिर लिखवा क्यों रहे हैं। जब 1 साल बाद इसको रिवाइज करोगे ना, ट्रस्ट मी, एक भी चीज़ याद नहीं रहेगी आपको ये। आप रिवाइज करते ही 10 बार रिवाइज कर लिया, फिर तो चलो माइंड में ही फिक्स हो गया, बात ही खत्म हो गई। बट अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो, अगर 1 साल के बाद दोबारा से रिवाइज कर रहे हो उसको, तो आपको पूरी क्लास रिवाइज हो जाएगी। अब ये हम हफ्ते में अगर इस टॉपिक को कर रहे हैं, आप इसको 1 घंटे में, 2 घंटे में पूरा मर्डर का टॉपिक बहुत अच्छे से रिवाइज कर लोगे। एक टाइम आएगा कि 5 मिनट में भी रिवाइज हो जाएगा, बट प्रोवाइडेड लिखा हो। लिखा नहीं होगा तो फिर तो खत्म है वो कहानी, ठीक है। 100 नहीं, 101, सॉरी 101 है ये। ग्रेवेस्ट किस में है, ये 101C है। 100 तो कल्पेबल होमिसाइड का है ना, 101C। थर्ड लिखना, इट इज द, इट इज द डिग्री ऑफ probability of death, it is the degree of probability of death resulting from intended bodily, intended bodily injury, which determines, which determines whether a culpable homicide is of the gravest, medium or the lowest degree, lowest
डिग्री। फोर्थ लिखना, द वर्ड्स सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। The word sufficient in the ordinary course of nature to cause death means, क्या मीनिंग है इसका? Death will be the most probable, that death will be the most probable result या consequence of the injury, most probable result of the injury, having regard to the ordinary course of nature। फैक्ट्स के बेसिस पे डेथ ही यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल है, उसकी बात कर रहे हैं हम। अब हम लिख रहे हैं थर्ड पॉइंट। डिफरेंस कर रहे थे ना हम, तो डिफरेंस में थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं। हाँ, वो साइड पे लिख लो आप, इस वाले में आप लिख सकते हो। जैसे जो हमने फर्स्ट वाला लिखा था उस ऑब्जेक्टिव है इसमें ना, फर्स्ट वाला जो लिखा उसमें ऑब्जेक्टिव है, सेकंड वाला का ए पार्ट जो लिखा उसमें भी ऑब्जेक्टिव है। मैंने बेयर पे लिखवा दिया था, वैसे बेयर पे लिखा है तो उतना काफ़ी है। इसका जो 101 का पहले दो पे सब्जेक्टिव है, लास्ट दो पे ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल सब दोनों पे सब्जेक्टिव है। फर्स्ट पे इंटेंशन टू कॉज डेथ, यानी कि उस पे 101 का ए क्लॉज सब्जेक्टिव, 101 का बी क्लॉज सब्जेक्टिव, और सी और डी जो है 101 का वहां पे ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, थर्ड लिखिए, कंपेरेटिव एनालिसिस बिटवीन क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 100 एंड विद लिख देना, विद सेक्शन 101, किसके साथ करेंगे इसको? डी के साथ, 101 डी। कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शंस अगर आपने आईपीसी के लिखने हैं तो लिख लेना, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दी, बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ उस चीज़ को। इसमें लिखिए क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 100 एंड सेक्शन 101 डी बोथ रिक्वायर्स, क्या चाहिए होता है? नॉलेज। नॉलेज तो दोनों में चाहिए, बोथ रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ द probability of the act causing death। दोनों में नॉलेज चाहिए कि आप, नॉलेज किसकी? प्रोबेबिलिटी की, आपका जो एक्ट है वो क्या कॉज करेगा? डेथ कॉज करेगा। बट डिफरेंस क्या है इसमें लिखना, सेक्शन 101 डी वुड बी एप्लीकेबल वेयर द नॉलेज ऑफ द offender, knowledge of the offender as to the probability of death of a person, probability of death of a person or persons in general, as distinguished from a particular persons, such knowledge, on the part of the offender must be of the high degree of probability।
फुल स्टॉप लिखना, द एक्ट हैविंग बीन कमिटेड, the act having been committed by the offender without any excuse, without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury। यहाँ पे बेसिकली आपको कह रहा है कि जो आपका एक्ट है उसमें जो आपको नॉलेज है ये इसकी हाई हाई प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। दोनों ही प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ की बात करते हैं, बट जो 101 वाली नॉलेज है वो हाई प्रोबेबिलिटी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपका एक्ट इमिनेंटली डेंजरस होता है यहाँ पे, और एक्ट अगर इमिनेंटली डेंजरस होगा तो आपकी नॉलेज भी हाई डिग्री की होगी कि वहाँ पे डेथ कॉज होगी। आप ऐसे लिख सकते हो उसमें 100C में लिखिए नॉलेज दैट जो एक्ट है इट इज लाइकली टू कॉज डेथ। 100 का लिखा है ना हमने यहाँ पे अभी, ये इस तरफ लिखना 101 का डी वाला पार्ट। इसमें क्या है, इसमें भी नॉलेज है, नॉलेज कि जो आपका एक्ट है इमिनेंटली डेंजरस है, दैट कि वो इन ऑल प्रोबेबिलिटी, इन ऑल प्रोबेबिलिटी, ऑल प्रोबेबिलिटी या तो करेगा कॉज डेथ या फिर सच इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ। ये चीज तो होनी ही चाहिए। साथ में क्या है, एंड मीन्स प्लस, प्लस ये आपने किया है डन विदाउट एनी एक्सक्यूज, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, विदाउट एनी कॉज, बिना किसी कारण के, बिना किसी जस्टिफिकेशन के आपने वो एक्ट कर दिया। जैसे मैं सिर्फ इसको समझा रहा हूँ, मैं यहाँ नॉलेज को नहीं समझा रहा, ध्यान से सुनना, एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके ऊपर किसी ने अटैक किया, बदले में आपने भी उसके ऊपर अटैक कर दिया, तो ये बिना किसी कॉज के तो नहीं है ना। यहाँ पे तो रीजन था, आपके पास जस्टिफिकेशन थी। तो इसमें हालांकि वो इंटेंशन को छोड़ देना कि आप इंटेंशनली मार रहे हो, मैं सिर्फ रीजनेबल एक्सक्यूज को समझाना चाह रहा हूँ, है ना। इसको हालांकि लिखते हुए और डिटेल में जाएंगे, बट अभी के लिए आपने क्या समझा यहाँ पे कि ये जो टर्म्स हमने यहाँ पे लिखी हैं, इसमें एक तो ये इमिनेंटली डेंजरस होना चाहिए आपका एक्ट, जो कि ऑल प्रोबेबिलिटीज में डेथ ही कॉज करेगा या फिर इंजरी कॉज कर देगा, विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, और प्लस विदाउट एनी एक्सक्यूज। इसको क्या बना रहे हैं, ग्रेव बना रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ लाइकली होता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था हमारे पास। और लिखते हैं थोड़ा डिटेल में और अच्छे से क्लियर होगा आपको ये। इसमें केस लॉ लिखिए, एक लैंडमार्क वेरी इंपॉर्टेंट। केस लॉ लिखिए, दो लिखेंगे बेसिकली। फर्स्ट लिखना एम्परर वर्सेस धीरजिया, 1940 का केस है। एंड सेकंड लिखना रेक्स वर्सेस आर वर्सेस गोविंदा। देखो रेक्स वर्सेस गोविंदा तो हम कर ही रहे हैं, मैं सिर्फ अभी जो हम ये वाले पॉइंट को कंपेयर कर रहे हैं ना, थर्ड वाले को फोर्थ वाले के साथ, ये रेक्स वर्सेस गोविंदा के केस में स्पेसिफिकली इसको डिटेल में तो बताया ही गया है, जो इसी का तो हम ये तीनों कंपैरेटिव बना के चल रहे हैं। उसके अलावा जब ये जरूर लिखना आपने एम्परर वर्सेस इसमें क्या किया गया, धरिजा में विदाउट एनी एक्सक्यूज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तो ये याद रखना है, लैंडमार्क है, इसके ऊपर प्रीलिम्स में दोनों ही पूछे जा चुके हैं, ठीक है।
इसमें लिखिए difference this difference has been highlighted in the case of emperor versus Dhirajya. The court held that the court held that the offender must have done the act without any excuse, that is without any reason, without any cause, without any justification, without any justification. अब देखो समझना इस चीज को, मैं यहाँ पे जो है ना आपको सिर्फ कीवर्ड्स का डिफरेंस बता रहा हूँ। हम तो अभी डिफरेंस ही कर रहे हैं ना कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में। अब जो नेक्स्ट हम करेंगे इसके बाद ना 101 की असेंशियल्स लिखवाऊंगा। यानी कि ये जो पॉइंटर्स हमने लिखे हैं तो दोनों को कंपेयर करके हम लिख रहे हैं ना। अलग से हम 101 भी लिख लेंगे कि बाई चांस अगर उसने मर्डर ही एक्सप्लेन करने को कह दिया, फिर कल्पेबल थोड़ा ना, हमने तो वो वाले इंग्रेडिएंट्स करने, उसमें दोबारा से ये फिर से कवर हो जाएगा। इसके बाद टेबुलर फॉर्म में लिखना सम, हाँ जी नहीं ये डिफरेंस का लिख रहे हैं, सम अदर डिफरेंसेस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। एक तरफ लिखना बेसिस कल्पेबल होमिसाइड मर्डर। जो मैं आपको कह रहा था ना 15 में से 12 मार्क्स आ रखे थे, वो क्यों आ रखे थे? पहले मैंने वो आर वर्सेस गोविंदा के केस को लिखते हुए वो 3 कंपैरेटिव वाला लिखा एक पेज में सिर्फ। ये नहीं कि 4 4 पेज भर दिए उसी चीज के, पॉइंटर्स में बना के लिख दिया कि इसका ये जो है ये डिफरेंस है, इसके साथ ये की एलिमेंट्स तो आपको पता लग ही गए हैं। फिर उसके बाद उसको टेबुलर फॉर्म में भी लिखा। हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम करते हैं सिर्फ ये वाला डिफरेंस। उसमें भी क्या लिखेंगे, ये जेनेसिस है, ये स्पीशीज है, ये ग्रेव है, ये कम ग्रेव है, एवरी है ना, मतलब एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर बट सॉरी एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड बट एवरी कल्पे समझ जाइए बस, एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड बट एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। तो ये बेसिक बेसिक तो लिखने ही है हमने, बट सिर्फ यही लिखोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, की एलिमेंट्स का, वो लिखना ज़्यादा जरूरी है। जो हमें, आप ऐसे करना 70% वो लिखना और इसको लिखना 30% में लास्ट में बस, ठीक है। इसमें लिखिए डेफिनेशन फर्स्ट, डेफिनेशन ये कहाँ पे डिफाइंड है, अंडर सेक्शन 100, ठीक है। आप चाहो तो इसके ए बी सी वो तीनों आप लिख सकते हो यहाँ पे, मतलब इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, लाइकली है ना, वो सारा लिख सकते हो। चाहो तो नहीं भी तो बस लिख देना डिफाइंड अंडर सेक्शन दिस। ये कहाँ डिफाइंड है, 101 में। फिर इसमें आपको लिखने पड़ेंगे ए बी सी डी, चारों पॉइंट्स। मैं नहीं लिख रहा ना वापस से, अब इतना तो आ ही गया आपको लिखना, है ना। सेकंड लिखना ग्रेविटी कौन सा है, ये लेस ग्रेव हुआ और ये मोर ग्रेव। कैटेगरीज इन जर्नल, इसमें लिखना इट इंक्लूड्स different forms of it includes different forms such as death caused in sudden provocation or fight etc। इसमें लिखना it includes categories like
planned killing, planned killing, extreme recklessness, special circumstances, special circumstances, etc. फिर लिखना punishment, punishment। हालांकि अभी हमने पनिशमेंट पढ़ी नहीं है, बट यहाँ पे लिखना लेसर इन ड्यूरेशन, कम पनिशमेंट होती है कल्पेबल होमिसाइड में। एज प्रोवाइडेड कहाँ दिया हुआ है? प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 105 में दिया हुआ है। ठीक है, डिवाइडेड इन, बिल्कुल डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स में। बाद में लास्ट में बताऊंगा आपको। देखो ये पनिशमेंट्स हैं। एक फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट 1 लिखना इंटेंशन, इंटेंशन के बेसिस पे पनिशमेंट बता रहा है वहाँ पे आपको। पार्ट सेकंड लिखना नॉलेज, नॉलेज के बेसिस पे अलग पनिशमेंट है, इंटेंशन के बेसिस पे अलग पनिशमेंट है। इसमें लिखना जनरली इन्वॉल्व्स मोर सिवियर punishment including death penalty, including death penalty। इसमें लिखना डिग्री, हेडिंग लिखना डिग्री ऑफ मेंजरिया, डिग्री ऑफ मेंजरिया। इसमें लिखना मेंजरिया also involved क्लियर ऑब्लिक हाई डिग्री। होता तो इसमें भी मेंजरी, दोनों में ही होता है, बट यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ मेंजरी इन्वॉल्व होता है। स्कोप लिखना, ये होता है जेनेसिस और ये होता है स्पीशीज, जेनेसिस और स्पीशीज। और क्या क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो एक इलस्ट्रेशन यहाँ से उठा लेना, एक इलस्ट्रेशन यहाँ से उठा लेना, सेक्शंस में जो दी हुई है ना। और बताइए। एवरी, स्कोप लिख देना ना, स्कोप एवरी, कहाँ लिखा? हाँ हो गया वैसे तो। स्कोप नहीं करके कुछ और हेडिंग बना देना, लिखा तो जा सकता है वो पॉइंट भी, कि नहीं लिखा जा सकता? हाँ, नेचर लिख देना, नेचर लिख के लिख देना एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर बट एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड। और नहीं, वो तो टॉपिक ही अलग हो गया ना फिर, पनिशमेंट अलग हो गया वो तो। हाँ, काफ़ी, कितने पॉइंट्स हो गए वैसे ये? बहुत हैं, हद से ज़्यादा है। ये वही वही तो मेन है। ये मत सोचना कि ये सजा के आगे हम इसको, मेन वही वाले हैं। इसमें से 5 भी लिख के आ रहे तो इनफ है, कोई बात नहीं, टाइम के अकॉर्डिंगली देख लेना। वो कंपैरेटिव उस तरह से करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 केसेस किए हमने डिफरेंस में, एक आर वर्सेस गोविंदा का कर लिया और दूसरा एम्परर वर्सेस धीरजिया का केस। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों टिप्स पे याद रख लेना। आगे लिखिए इसके बाद। टाइम हो गया। कल की क्लास में हम क्या करेंगे? मर्डर का टॉपिक डिटेल में एक एक इंग्रेडिएंट स्टार्ट करेंगे, विद इलस्ट्रेशन, विद केसेस, विद क्वेश्चंस। ठीक है, 2-3 दिन बस उसी को करेंगे हम, और फिर ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। एक्सेप्शंस भी बीच में ही आ गई, हम एक्सेप्शंस भी करेंगे। मतलब जब भी, इतना तो कर ही लेना जितना करवा दिया। हम्म, चलिए इतना फिर आप रिवाइज कीजिए, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।